आदाब, सलाम टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हुरम खान। एक कप कॉफी और चाय के इस्तेमाल से कैंसर के खतरे को कम किया जा सकता है। हंसपेन कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा स्कूल ऑफ मेडिसिन की डॉक्टर युआन चिन एमिली और उनकी टीम ने कैंसर जर्नल में छपी रिपोर्ट का जायजा लेने के दौरान पाया कि दिन में 4 कप कैफिनेटेड कॉफी पीने वालों में सर और गले के कैंसर के 17% इम्कान कम होते हैं। ये रिपोर्ट यूरोप, शुमाली अमेरिका और लैटिन अमेरिका की मुख्तलिफ 14 स्टडीज का तजजिया करने के बाद तैयार की गई। इन डेटा का तजजिया करने वाली टीम के मुताबिक इससे ओरल कैविटी कैंसर के 30 जबकि गले के कैंसर के भी 22% इम्कान कम होते हैं। माहिरीन ने इसके लिए सर और गर्दन के कैंसर से मुतासर 9,548 और 15,783 सेहतमंद लोगों का नमूना लेकर जांच की है। स्टडी के दौरान माहिरीन को इसका भी इशारा मिला कि दिन में 1 कप चाय पीने से सर और गर्दन के कैंसर का खतरा 9% कम हो जाता है, लेकिन इससे ज्यादा इस्तेमाल से गले के कैंसर का खतरा 38% बढ़ भी जाता है। लेकिन माहिरीन इस रिपोर्ट को हतमी नहीं मानते। उनका मानना है कि किसी ठोस नतीजे पर पहुंचने के लिए मजीद डेटा और स्टडी की जरूरत है। और इसी पर आज के इस खास प्रोग्राम में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर अंशुमन कुमार जी। इनसे समझेंगे कि आखिर इस रिपोर्ट की हकीकत क्या है, कैसे इसे बेहतर समझा जा सकता है। खैर मकदम करना चाहेंगे सर आपका। डॉक्टर अंशुमन कुमार, डायरेक्टर कैंसर सर्जन, दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए हैं। सर, सबसे पहले समझते हैं, मेरा पहला सवाल यही है कि क्या चाय कॉफी में मौजूद कैफीन कैंसर की दवाओं के अब्जॉर्प्शन या फिर एफिशिएंसी को प्रभावित कर सकता है क्या? जी शुक्रिया। इस देखिए, रिपोर्ट को समझने के लिए मेडिकल रिपोर्ट है, बहुत पहले संजीदगी से समझना है जी। इसमें दोनों तरफ पेंडुलम की तरह नहीं चले जाना। एक, लोग ये न समझ ले कि क्या कैंसर की दवा चाय और कॉफी, मतलब चाय कॉफी लेने से कैंसर ठीक हो जाएगा? जवाब है नहीं। दूसरा क्या है कि इसमें सच्चाई है? जवाब है हाँ। कैंसर से रिलेटेड कॉफी के कंटेंट और चाय के कंटेंट पे कई साल से रिसर्च चल रहा है। ये जो लेटेस्ट रिसर्च जिसकी हम बात करें, कैंसर जर्नल में पब्लिश हुआ, इन्होंने हेड एंड नेक कैंसर की बात कही, मतलब मुंह और गले के कैंसर। कॉफी की मात्रा और चाय की मात्रा की स्टडी की गई। मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, उसकी तादाद कम हुई। लैरिंजियल कैंसर, जिसको वॉइस बॉक्स का, स्वर पेटी का कैंसर कह सकते हैं, इसमें देखा कि 4 कप से ज्यादा कॉफी या चाय पीने से कैंसर का चांस बढ़ा। अब उसके बढ़ने के बाद फिर स्टडी की गई कि बढ़ा क्यों? बढ़ा इसलिए कि ज्यादा कॉफी चाय पीने से एसिडिटी हुई, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, अम्ल का ऊपर चढ़ना, जिसको खट्टा डकार बोलते हैं। रात में इंसान सोता है, बार बार एसिडिटी हो, तो इसलिए लैरिंजियल कैंसर खत्म। मतलब चाय कॉफी डायरेक्टली संबंध नहीं रख रहा था। चलिए, अब इसमें क्या सिर्फ कैफीन कंटेंट है? तो डीकैफिनेटेड कॉफी एक होती है जिससे कैफीन निकाल दिया जाता है। ऐसी कॉफी पीने से भी देखा गया कि खतरा कम हुआ। तो सच्चाई ये है इस स्टडी की, ये बहुत समय से स्टडी चल रही है और ये स्टडी नहीं है, इसके अलावा भी कई स्टडी है कि कॉफी में कैफीन के अलावा कई और तत्व हैं, जिसमें मेलानोडोइन है, फिनोलिक एसिड है, डाइटरपेन है, लिगैंड्स हैं। इस तरह की कुछ चीजें होती है जो रोस्टेड कॉफी बीन्स में आती हैं। इससे अलग अलग इसमें प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी है एंटीऑक्सीडेंट की। तो जब भी शरीर के अंदर कैंसर डेवलप होता है तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, जिसको आरओएस बोलते हैं, एक तरह से आप समझते हैं इन्फ्लेमेशन, जैसे सूजन की प्रक्रिया शरीर में चलती है, उस पर कैंसर डेवलप होता है। उसको कम किया, इम्यून सिस्टम को बूस्टअप किया, कैंसर सेल अगर पनप रहा है तो उसको मारने में मदद की, डीएनए को डैमेज हुआ उसको रिवर्स करता है। और इसमें एक कभी कोई चलता है एक्रेलामाइड, एक सब्सटेंस होता है। जब कॉफी बीन को रोस्ट करते हैं, भूनते हैं, तो एक्रेलामाइड जनरेट, तो उसमें बात होती थी कि एक्रेलामाइड से कैंसर का खतरा बढ़ता है। तो ऐसा तो नहीं कि कैंसर खतरा इससे बढ़ रहा है। उसमें देखा गया लेबोरेटरी स्टडी करके, एक्रेलामाइड लेबोरेटरी में चूहे पे तो खतरा बढ़ाया, लेकिन इंसान जब कॉफी का सेवन करता है, एक दिन में इतनी कॉफी पी ही नहीं सकता है कि एक्रेलामाइड इतना आ जाए कि उसको कैंसर का खतरा बढ़ा। तो सारी स्टडी का लबोलबाब ये निकल के आया कि अगर एप्रोप्रिएट तरीके से चाय और कॉफी का सेवन किया जाए तो कैंसर ही नहीं, हार्ट डिजीज का खतरा, हाइपरटेंशन अगर नहीं है आपको, तो ब्लड वेसल की हेल्थ को इंप्रूव करने में, कॉग्निटिव फंक्शन मतलब आपकी याददाश्त को ठीक रखने में, डिप्रेशन को कम करने में चाय और कॉफी का रोल है, ये प्रूवन है।
बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपसे ये समझना चाहेंगे, कहा जाता है कि ये कैपेसिटी कितनी है, आप इसका इंटेक कितना ज्यादा कर रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होता है कि रोजाना अगर 4 या उससे ज्यादा कप कैफिनेटेड कॉफी पीते हैं तो सर और गर्दन का जो कैंसर जिसका जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है, जोखिम भी जो उसका है 17% तक कम हो जाता है। अगर इसे बेहतर समझने की कोशिश करें कि क्या कितना इंटेक किया जा रहा है उससे इसका फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर ये बढ़ता है 4 या 5 कप से ज्यादा हो जाता है तो फिर जैसा आपने जिक्र किया कि खतरे भी पैदा होते हैं। जी जी, बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, अब पहली बात कि कप, किस कप की बात कही गई, कितना कैफीन कंटेंट, किस फॉर्म में कॉफी कंटेंट, थोड़ा सा समझा देता हूं दर्शकों को आसान भाषा में। जी। आमतौर पे जो कॉफी हम पीते हैं उसको कहते हैं इंस्टेंट कॉफी। इंस्टेंट कॉफी जो पानी या दूध में एज इट इज घुल जाए, ये कॉफी एक्जैक्टली वो कॉफी नहीं है जो कॉफी बीन से हम निकालते हैं। इंस्टेंट कॉफी बनाने का तरीका ये होता है, इसको एक प्रोसेस से गुजरना होता है। इस कॉफी का उतना फायदा नहीं है जितना देखते होंगे। इसमें मैं नाम लेने में गुस्ताखी नहीं है क्योंकि मैं स्टारबक्स लवर हूं, स्टारबक्स का नाम मैं ले लूंगा। उसमें आप देखते हो कॉफी बीन्स रखे होते हैं, उस बीन्स को क्रश किया जाता है और उसका जो पाउडर निकलता है ये एक्चुअल कॉफी है। इसकी ब्रूइंग होती है, मतलब इसके थ्रू गर्म पानी निकलेगा और इसके कंटेंट को निकाल के ये जो इसमें तत्व निकलेंगे, पॉलीफिनॉल्स या डायटरपीन, लिगैंड्स, मेलानोडोइन, ये जो तत्व निकलेंगे ये सच में हमारे शरीर की कोशिकाओं के लिए स्वास्थ्यवर्धक है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो इसका रिकमेंडेशन कितना है? 300 to 400 मिलीग्राम कैफीन पर डे। टेक्निकल मैं आ रहा हूं, उसको कप में कन्वर्ट कर दूंगा। मतलब आप रखिए 300 मिलीग्राम कैफीन पर डे तक हम ले सकते हैं। इसमें हमारे हार्ट पे, ब्लड प्रेशर पे कोई असर नहीं होगा, मतलब बीपी नहीं बढ़ाएगा, हार्ट की समस्या नहीं करेगा। नॉर्मल व्यक्ति की कह रहा हूं, जिनको हार्ट की तकलीफ है उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है। ये कितना होगा? 10 मिलीग्राम कैफीन 12 ग्राम कॉफी पाउडर में होता है। जो ब्रूइंग करते होंगे वो जानते हो 12 ग्राम कॉफी पाउडर लगभग 2 स्कूप उसमें जब डालेंगे तो 12 ग्राम होगा। तो मतलब एक इंसान अगर ब्लैक कॉफी 4 से 5 कप पर डे लेता है तो ये एडिक्वेट अमाउंट है, न ज्यादा है न कम है। लेकिन अगर 400-300 मिलीग्राम कॉफी से ज्यादा पर डे लेता है तब उसको पेट की खराबी, इंडाइजेशन, एसिडिटी, ये समस्या बढ़ेगी, लेकिन उसका प्रोटेक्टिव इफेक्ट रहेगा। दूध वाली कॉफी रिकमेंडेड नहीं होती है। कश्मीर में नून चाय पीते हैं, रिकमेंडेड नहीं है। चीनी के साथ रिकमेंडेड नहीं क्योंकि वेट गेन कराएगा। तो जितना आप एडवांटेज, फायदा लेना चाह रहे हैं, थोड़ा आपको नुकसान भी हो जाएगा। तो ब्लैक कॉफी, ब्लैक टी, ग्रीन टी, व्हाइट टी 4 से 5 कप एक दिन में आपको स्वास्थ्य का लाभ देगा, नुकसान नहीं देगा। बिल्कुल। और कहा जाता है अगर इसी रिपोर्ट को हम तफसील से पढ़ते हैं और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं तो कैंसर के मुख्तलिफ सब टाइप्स पर भी अलग अलग प्रभाव देखने को मिलता है। ये भी इसमें जिक्र किया गया, ये भी बेहतर तरीके से आपसे समझेंगे। जी बिल्कुल। इस पर्टिकुलर स्टडी में तो हेड एंड नेक कैंसर की बात कही गई। हेड एंड नेक कैंसर मतलब माउथ का कैंसर, और गले का जिसको हाइपोफेरेंजियल कैंसर कहते हैं, थ्रोट का कैंसर, इसमें बेहतरी देखी गई। लेकिन स्टडी इससे पहले चल रही थी। इसमें एक और खास बात क्या है, कैफीन में जो भी तत्व मैंने अभी जिक्र किया, और ECGC एक एलिमेंट है, पॉलीफिनॉल्स एक एलिमेंट है जो चाय में उपलब्ध है। ये क्या कराता है? सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन एक प्रोटीन हमारे शरीर में है जो हमारे सेक्स हार्मोन को लेके घुमाता रहता है। जैसे महिलाओं में एस्ट्रोजन, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन, इसको घुमाता रहता है। तो जो एस्ट्रोजन सेंसिटिव कैंसर या ट्यूमर है, जैसे स्तन का कैंसर, एंडोमेट्रियम मतलब बच्चेदानी के अंदर का कैंसर, इसमें एस्ट्रोजन डिपेंडेंट कैंसर में इसका रिस्क भी कम किया, फैटी लिवर का कम किया, सिरोसिस जो डेवलप हो जाता है फैटी लिवर होकर, उसका रिस्क कम किया, और लिवर कैंसर का भी रिस्क कम किया। तो अन्य कैंसर में भी इसको देखा गया कि बेहतर ये कर रहा है। बेसिकली आप ये समझिए कि जैसे एंटीऑक्सीडेंट सभी लोग आजकल सुनते हैं कि हरी सब्जियां खाओ, हल्दी खाओ, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। कॉफी बीन्स में भी, चाय की भी फ्रेश पत्तियों में ये एंटीऑक्सीडेंट है। जो आमतौर पे चाय की पत्ती हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, आमतौर पे कहने का मतलब जिसको लोग चाय की पत्ती समझते हैं, उसकी प्रोसेसिंग इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसके फायदे वाले तत्व कम हो जाते हैं और नुकसान वाले तत्व ज्यादा जनरेट हो जाते हैं। इसीलिए ग्रीन टी ब्लैक टी से बेहतर है। एज इट इज अगर पत्तियां आपको मिलती है सिर्फ एयर ड्राइड वाली, ये बेहतर है। कॉफी बीन्स बेहतर है एज कंपेयर टू इंस्टेंट कॉफी।
बिल्कुल। और कहा जाता है कि अगर आप इसका सेवन कर रहे हैं और इसके बारे में ज्यादा इल्म आपने हासिल नहीं किया तो उसका इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव भी देखने को मिलता है। उस बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के हवाले से अगर बात करें डॉक्टर अंशुमन जी, तो कहीं ना कहीं गले और जो थ्रोट कैंसर है उसके बारे में बात की गई, सर के कैंसर के बारे में बात की गई, लेकिन क्या कुछ और खास तरह के कैंसर्स भी हैं जो अफेक्ट होते हैं चाय और कॉफी के सेवन से? अलग अलग असर क्या उसका देखने को मिलता है? जी बिल्कुल। चाय और कॉफी से मैं उसी की बात कर रहा हूं कि एक्चुअल जो रिकमेंडेड है ओरिजिनल चीज आप खा रहे हैं, मतलब जिसमें सिंचाई में हैवी मेटल जैसे जागरूक करने के लिए बोलना चाहिए। साउथ अमेरिका में कुछ जगह है जहां कॉफी का जब उत्पाद होता है उसमें कैडमियम की मात्रा ज्यादा होती है। उस कॉफी बीन्स को अमेरिकन भी नहीं लेते हैं। एज एन इंडियंस हम लोग भी उसको प्रेफर नहीं करते हैं कि साउथ अमेरिकन को उत्पाद वाले कॉफी को ले। हम लोग प्रेफर करते हैं जो दूसरे रीजन से, जैसे केनिया है, इंडोनेशिया है, भारत में केरल का साइड है, इस तरह कॉफी बीन्स जो आते हैं अच्छी क्वालिटी कॉफी बीन्स माने जाते हैं। अगर इसको आप लेते हैं तो लिवर कैंसर, इन सब की बात मैंने कही, कॉग्निटिव फंक्शन मतलब ब्रेन के एक्टिविटी के फंक्शन, इसको बेहतर किया। और इसमें क्यों करता है बेहतर? एक तो कैंसर प्रिवेंशन में ये हेल्प करता है, रोकथाम में। दूसरा, जो व्यक्ति कैंसर से पीड़ित हो गया अगर उसको कोई और समस्या नहीं है तो कैंसर रिलैप्स में ये हेल्प करता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है, डायबिटीज के रोगी को इंसुलिन की मात्रा कम कराता है, उसके रिक्वायरमेंट दवाइयों की कम करता है। और इंसुलिन जो कैंसर प्रोमोटर की तरह काम करता है उसमें भी इससे मदद मिलती है। इसको जरूरत है कि आप डॉक्टर से बिल्कुल मेडिकली समझें कि कौन से कॉफी का सेवन मैं कैसे करूं, कितनी मात्रा में करूं, तो कैंसर रिलैप्स में भी आपको मदद मिलेगा। और कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसमें कॉफी का सेवन या चाय का सेवन कैसे करें ताकि आपके आउटकम, आपके रिकवरी में आपको मदद मिले। तो तीनों स्टेज पे कॉफी और चाय की मदद मिल सकती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने एक बहुत अहम बात यहाँ पर की कि जो सेवन हम कॉफी का करते हैं वो मुख्तलिफ, जहां पर रिसर्च स्टडी हुई है वहां से काफी मुख्तलिफ नजर आता है, अलग नजर आता है। सैंपल्स जो इकट्ठे किए गए वो अमेरिका के और उन्हीं देशों के इकट्ठे किए गए। अगर इम्यून सिस्टम की बात की जाए काफी मुख्तलिफ नजर आता है। हिंदुस्तान के अंदर सेवन भी अलग है चीजों का और इम्यून सिस्टम भी अलग है, बॉडी टाइप भी अलग है, तो क्या उसका असर भी देखने को मिलेगा? कुछ अलग सिम्टम्स यहाँ पर नजर आ सकते हैं या किसी जो ट्रीटमेंट है वो वैरी कर सकता है क्या दोनों जगह पर? इरम, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूं और एक तारीफ भी करता हूं आपकी कि बहुत बढ़िया। अगर इस लेवल पे, वैज्ञानिक लेवल पे अगर हमारे न्यूज एंकर, जर्नलिस्ट चर्चा करें, मैं बड़ा खुश हो जाता हूं। बहुत साइंटिफिक बात आपने पूछी है। इसको हम कहते हैं रेशियल डिफरेंस। चाय और कॉफी का मेटाबॉलिज्म, जो हमारे शरीर में जब चाय कॉफी की मात्रा पहुंचती है तो मैं कैसे मेटाबोलाइज करूंगा, मतलब मेरा पोषण कैसे होगा और आपका कैसे होगा, तीसरे कैसे अलग होता है, ये जेनेटिकली डिटरमिन्ड है। दो तरह के मेटाबोलाइजर होते हैं। कुछ लोग फास्ट मेटाबोलाइजर होते हैं कैफीन के, कुछ स्लो मेटाबोलाइजर होते हैं। जैसे आप सुनते होंगे कुछ लोग कहते हैं कि मैं शाम को चाय पी लूं या कॉफी पी लूं, मुझे नींद नहीं आती है। कुछ लोग कहते हैं कि चाय कॉफी पी के मैं सो जाता हूं। मैं ब्लैक कॉफी पीता हूं, मैं शाम को भी ब्लैक कॉफी पीऊंगा, मेरे सोने के समय 9:30 में आराम से सोता हूं, मैं फास्ट मेटाबोलाइजर हो गया। तो इसी तरह से अगर स्टडी अमेरिका में हुई तो भारत के जीन के साथ, भारत के लोगों के साथ जब स्टडी हो और ये पता चले कि हम लोग कैसे मेटाबोलाइज करते हैं, हमारे ऊपर असर क्या है, इसको देखने की बिल्कुल जरूरत है, बिल्कुल आवश्यकता है। लेकिन इसके जो मूल तत्व हैं और मूल जो इसकी प्रॉपर्टी है, खास प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी मेंटेन रहेगी। उस प्रॉपर्टी का कितना फायदा हमारे भारतीयों पे पड़ेगा, इसके स्टडी की जरूरत भारत में भी है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। और यहाँ का जो हमने कहा कि लाइफस्टाइल जो है काफी मुख्तलिफ नजर आता है, ऐसे में ये रिसर्च कितनी अहम हो जाती है इस दौर में, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। क्योंकि अगर ऐसा रिसर्च में पाया जा रहा है कि 17% केसेस ऐसे हैं कि चाय कॉफी के सेवन से वो खतरा कम हो रहा है, तो आज के दौर में तो कैंसर के जो केसेस हैं वो हम देख रहे हैं कितने बढ़ते हैं। अगर कोई ऐसा निचोड़ एक तरह से निकाल कर सामने रख दिया जाए कि आप क्या खाएं तो वो बेहतर होगा, क्या ना खाएं, किसका परहेज करें, कितनी जरूरी हो जाती है इस दौर में इस तरह की रिसर्च स्टडीज? बहुत ही सपोर्टिंग रिसर्च स्टडी है। न्यूट्रिशन या डाइट कैंसर या अन्य बीमारियों में एक अहम रोल निभाता है, इसमें कोई दो मत नहीं। इसको मैं मना नहीं कर सकता हूं कि मॉडर्न मेडिसिन भी इस पर रिसर्च कर चुका है, ये अच्छी चीज है। अब इसमें समझने की क्या जरूरत है, कुछ कस्टम की चीजें होती है। जैसे भारतीय दूध वाली चाय पीते हैं, दूध वाली कॉफी पीते हैं, खाली पेट पीते हैं, सुबह 2 बिस्किट के साथ पीते हैं, ये गलत है विज्ञान के हिसाब से। क्यों गलत है? पहले आपने इंसुलिन स्पाइक कराया, मतलब जैसे आपने बिस्किट लिया, ग्लूकोज की मात्रा गई, बॉडी का इंसुलिन लेवल बढ़ा, ये फैटी लिवर कराएगा,
दूध की चाय आपने पी, तो जो कॉफी या चाय के अंदर उपलब्ध जो तत्व मैं कह रहा था जो आपको मदद करेगा, ये मिल्क प्रोटीन के साथ बाइंड करके उसको डीएक्टिवेट कर देता है। तो जितना फायदा आपको ब्लैक कॉफी या ब्लैक टी, ग्रीन टी में मिलेगा, इतना फायदा इसमें नहीं मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2, पिछले हफ्ते मैं कश्मीर में था, एक प्रोग्राम में ही मैंने कहा नून चाय वहां पीते हैं, नमक वाली चाय पीते हैं। मैंने कहा इससे स्टमक कैंसर बढ़ता है। उन्होंने कहा सर ये तो हमारे कस्टम में है और कई 200-300 साल से तो हम जान रहे हैं, हम लोग पीते हैं। मैंने कहा बिल्कुल पीते हैं, लेकिन उस समय आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग थी, अब की लाइफस्टाइल बदल गई है, इसलिए स्टमक कैंसर बढ़ा। क्यों बढ़ा? दूध में सोडा बाइकार्ब मतलब बेकिंग सोडा, नमक और चाय की पत्ती को लगभग 1.5 घंटे उबाल के ब्रू करते हैं। उसके सामवार एक बर्तन समझ लीजिए, उसमें रखते हैं, केतली जैसा बड़ा बर्तन होता है, नीचे से फ्लेम जलता रहता है, उसको गर्म करता रहता है, लोग इसको पीते रहते हैं। इसमें नाइट्रोसामीन एक तत्व जनरेट होता है बेकिंग सोडा डालने से, वही तत्व स्टमक कैंसर कराता है। जी। तो उनको जरूरत क्या है कि नून चाय आपके कल्चर में है और सोडा बाइकार्ब उस चाय से हटा दें, ब्रिंग मेथड मतलब चाय बनाने के तरीके को थोड़ा बदलें ताकि नाइट्रोसामीन कम जनरेट हो। साथ में ये नान लेते हैं, एक नमकीन नान जैसी चीज लेते हैं जो मैदा और नमक है, तो हाई सॉल्ट कंटेंट, नाइट्रोसामीन, इन सबको अगर मिला देंगे तो आपको पता चला कि कैंसर का कारण ये हो रहा था, न कि इटसेल्फ नून चाय थी। तो उनमें मैंने बदलाव किए। जितने लोग वहां मुझे सुन रहे थे सबसे मैंने कहा, उन्होंने कहा कि आज से मैं ये चेंज करूंगा और इस तरह से अब नहीं ब्रूइंग करेंगे, इस तरह सोडा बाइकार्बोनेट नहीं मिलाएंगे उसमें। बिल्कुल, और बेदारी की जरूरत तो कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। डॉक्टर साहब, हम ये भी नहीं चाहेंगे कि हमारे इस प्रोग्राम को सुनने वाले ये समझे कि इससे ही कैंसर का जो इलाज है वो मुमकिन है और चाय और कॉफी का सेवन वो बढ़ा दे, क्योंकि इस स्टडी में ये भी अलार्मिंग बताया गया है कि 38% केसेस ऐसे भी हैं कि कैंसर का खतरा बढ़ता हुआ उनकी बॉडीज में नजर आया इस तरह के सेवन से। तो उस एस्पेक्ट पे भी मैं चाहूंगी कि आप बखूबी रोशनी डालें ताकि वो मैसेज भी लोगों तक पहुंचे। जी, देखिए यही है, कितना अच्छा डिस्क्लोजर आपने दे दिया कि ऐसा न, जो मैंने शुरुआत वहीं से की, पेंडुलम की तरफ एक तरफ न चले जाएं कि अब तो चाय कॉफी बेतरतीब हम पीने लगे। जी। सबसे पहले 4 to 5 कप अ डे। अब उस कप कौन सा? चाय कॉफी के कप की जब ही हम बात करते हैं तो 50 ml कप की बात करते हैं। अगर कप की बात करें, लोग मग में पी लें दूसरी बात है। दूध वाली चाय नहीं, शुगर उसमें नहीं हो, मतलब चाय कॉफी एज इट इज हो, उसका तत्व पिए, ना कि दूध पिए, दूध में चाय मिला के पी लें, ये रिकमेंडेड नहीं है। 4 to 5 कप पर डे ये अपर लिमिट है। कोशिश करें किसी फाइबर डाइट के साथ चाय कॉफी लें तो बेहतर है। फाइबर डाइट से मतलब है आलमंड ले लें, बादाम, अखरोट, कुछ 4 अखरोट ले लें, बादाम ले लें, उसके साथ चाय का सिप लें, बेहतर है, ना कि बिस्किट के साथ लें। उसके बाद अभी एक अच्छी स्टडी आई है कि ब्लैक कॉफी में अगर 1 चम्मच, छोटी चम्मच से घी या बटर की मात्रा डालते हैं तो ये एब्जॉर्प्शन, कॉफी और चाय के तत्व का एब्जॉर्प्शन स्लो कराता है और जितने सेल को रिक्वायरमेंट है स्लो धीरे धीरे उस कोशिकाओं तक पहुंचाता है। तो इसका बेहतर रिजल्ट है फैटी लिवर कम करने में और सेंट्रल ओबेसिटी मतलब पेट पर हुए मोटापे को कम करने के लिए इसका बेहतर रिजल्ट है। तो अगर आप अपने चीजों को थोड़ा सुधार लें कि ब्लैक कॉफी पे चले जाएं, ग्रीन टी पे चले जाएं, व्हाइट टी पे चले जाएं, ब्लैक टी पे चले जाएं, दूध हटा दें, चीनी हटा दें और खाने के साथ कॉफी चाय पीने के साथ थोड़ा फाइबर ले लें और शुगर कंटेंट ना लें, बिस्किट ना लें। अगर ये करेंगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होगा। हार्ट के रोगी, बीपी जिनको शुगर की तकलीफ, हाइपरटेंशन की तकलीफ है, ऐसे रोगी बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें या हाफ अमाउंट कर लें। जो अमाउंट मैं कह रहा हूं उसका हाफ कर लें, इतनी जरूरत है। डायबिटीज के रोगी के लिए चाय कॉफी लेना इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा, उनके लिए बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिरी तौर पर, और जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं हम भी यही चाहेंगे कि आप इस पूरे मैसेज को जब अडेप्ट करें अपने लाइफस्टाइल में तो दूसरे चीजों को भी मेजर करें कि किसके हिसाब से वो रिसर्च की गई है और आपका बॉडी टाइप क्या है, आपके जीन्स कैसे उसे सपोर्ट करते हैं या नहीं। डॉक्टर अंशुमन साहब, क्योंकि कैंसर जितनी तेजी के साथ बढ़ रहा है, हम देखते हैं कि इस तरह की रिसर्च की जो जरूरत है आज के दौर में वो और बढ़ जाती है। ये आंकड़े कितने रिलायबल फिर नजर आते हैं, कितनी गंभीरता से इन्हें लेना चाहिए और क्या आपको लगता है कि अभी नई रिसर्चेस की जो जरूरत है वो और बढ़ती हुई नजर आ रही है? इरम, ये रिसर्च काफी इंपॉर्टेंट और काफी उम्दा रिसर्च है। कारण क्या है? इसके पहले कई सेंटर पे स्टडी हुई है। ये रिसर्च 14
अलग अलग सेंटर के डाटा को पूल किया गया है। इसको कहते हैं मल्टी सेंट्रिक स्टडी, मतलब कई अलग अलग हॉस्पिटल में जो स्टडी हुई उसको डाटा को पूल किया गया और मेटा एनालिसिस की। मेटा एनालिसिस का मतलब हर रिसर्च पेपर का एक रिजल्ट आया था, उस रिजल्ट को मिलाया गया, मिला के एक फाइनल रिजल्ट तैयार किया गया। तो इसको हम लोग एक स्ट्रांग एविडेंस मानते हैं कि बहुत पुख्ता सबूत है कि इस रिजल्ट में जो निकल के आया है ये सपोर्टिंग है, और इसके पहले के भी जो रिसर्च पेपर हैं वो भी सपोर्ट करता है। लेकिन आपको बैलेंस करने की जरूरत यही है जो मैंने कहा, ऑरिजिन ऑफ टी कॉफी कहां का है इसको ध्यान दें, हेवी मेटल्स ना हो, आपके बनाने के तरीके में कोई गड़बड़ी ना हो, आपके रख रखाव में कोई गड़बड़ी ना हो। अगर इन चीजों का ध्यान दिया जाता है तो ये रिसर्च बहुत सपोर्टिंग एविडेंस है और एक अच्छी रिसर्च है, एक अच्छा पाथ ब्रेकिंग जिसको मैं रिजल्ट कह सकता हूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि तमाम नाजरीन के लिए ये प्रोग्राम बेहद फायदेमंद साबित होगा। आपका भी बेहद शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, चर्चा में आप हमारे साथ शामिल हुए, बहुत शुक्रिया सर। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, आदाब।